मैं इस राजगद्दी पर नहीं बैठूंगी। छोटी सुनवाई, बड़े सरकार का ये आदेश है, आप इसे ऐसे कैसे? गंगूबा काका, बाबा साहेब के आदेश का पालन होगा। जब तक वो यहाँ नहीं है, मैं प्रशासन का हर काम पूरे अनुशासन और लगन से करने की कोशिश करूंगी। लेकिन यहाँ बैठकर नहीं। ये गद्दी बाबा साहेब की अमानत है, उनका मान है और सिर्फ उन्हीं का अधिकार है इस पर। गंगूबा काका, बाबा साहेब के जगह पर मैं कैसे बैठ सकती हूँ? जिस श्रद्धा के साथ भरत ने श्री राम के चरण पादुका को उनकी गद्दी पर रखकर और उनके सिंहासन को राम जी की अमानत समझकर राज्य चलाया था, मैं उसी श्रद्धा से प्रशासन के कामकाज संभालूंगी। बड़ी सरकार के छत्र छाया में और उनके आशीर्वाद और विश्वास के साथ आज मैं उनकी पुत्र वधू एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले रही हूँ, इस आशा में कि आप सभी का मुझे पूरा सहयोग मिलेगा। हम सब आपके साथ हैं रानी साहब। आभार। बैठिए। चलो, तुमने खुद अपनी जगह पहचान ली। अब जहां बैठी हो सारी उम्र वहीं बैठी रह जाओगी तुम अहिल्या। मेरे होते हुए गद्दी तक तुम्हारी परछाई भी नहीं पहुंच सकती। इससे पहले कि दरबार की कार्यवाही शुरू की जाए, मुझे एक घोषणा करनी है। मालवा की सीमाओं पर निजाम की एक छावनी ने हम पर हमला करने की योजना बनाई थी, लेकिन मेरे नेतृत्व में हमारे सिपाहियों ने उन्हें सीमा पर पहुंचने से पहले ही रोक लिया। बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं और कीमती चीजें मिली हैं उनसे, जिसे बहुत जल्दी होलकर वाड़ी में लाया जाएगा। बधाई हो, समय रहते अपने दुश्मन को रोक दिया, उनके इरादों को आगे कामयाब होने नहीं दिया। ये आपके सतर्कता का नतीजा है। बरामद हुई स्वर्ण मुद्राओं से राजकोष को बहुत फायदा होगा। तो कोजी भाऊजी जी, आज दरबार में किन मुद्दों पर बात करनी है? मालवा की उत्तर सीमा पर जो 4 गांव हैं, वहां के कुछ निवासी अपनी समस्या लेकर आए हैं। बुलाइए उन्हें।
रानी साहब, हम मंदसेरी गांव के मुखिया हैं। हमारे गांव के साथ 3 और पड़ोसी गांव हैं। वहां के लोगों को महीनों पहले अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उत्तरी सीमा से दुश्मन लगातार हमला करते रहते। रानी साहब, अपना घर होते हुए भी हम लोगों को दूसरे गांव में शरण लेनी पड़ी। अपनी खेती होते हुए भी हमें दूसरों के खेतों में मजदूरी करनी पड़ती है। रानी साहब, हमें अपने गांव वापस आना है, वापस आना। और अपनी जान गंवानी है ना? छोटी रानी साहब, इन लोगों को इनकी सुरक्षा के लिए गांव छोड़कर जाने को कहा था। आप तो मालवा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। हर गृहिणी की तरह महल की रसोई में काम संभालते और मंदिर में पूजा पाठ करते हुए समय बिताया आपने। बाहर की जानकारी भला कैसे होगी? असल में ये लोग जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, इनके गांव के पीछे पहाड़ है और उसकी दूसरी तरफ का इलाका जो है वो निजाम के कब्जे में है। तो आक्रमण तो पहाड़ के पीछे से होता है, और जब दुश्मन के सैनिक पहाड़ से नीचे उतरने लगते हैं तो इन लोगों के गांव बीच में आते हैं और ये बेचारे उनके शिकार बनते हैं। अब आप ही बताइए छोटी रानी साहब, अपनी प्रजा को शत्रुओं के हाथों मरने के लिए कैसे छोड़ दे? माफ कीजिए साहब, अपना गांव, घर, जमीन छोड़कर कब तक हम ये गुलामी करते रहेंगे? वहां हमारी जमीनें बंजर हो जाएंगी। जान है तो जहान है। जिंदा रहोगे तभी तो खेती करोगे। अभी जहां हो जैसे हो उसी में खुश रहो। धनाजी काका, हमारी प्रजा अपने अपने घर में बिना डर के सुरक्षित रहे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है ना? उन्हें बेघर करके शरणार्थी बनाने की बजाय हमें हमारी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। बरसों से उन सीमाओं की सुरक्षा हमारे जिम्मे रही है छोटी रानी साहब। इतने बरसों में तभी तो मालूम में कोई हमला नहीं हुआ, और हमने अपने सैनिक भी तैनात किए उन खाली पड़े गांव में, और बहुत बड़ी दीवार भी बनवा दी है चारों तरफ। लेकिन निजाम के सैनिकों की संख्या हमसे काफी ज्यादा है। फिर भी हमारे सैनिक बहादुरी से सामना करते हैं उनका। लेकिन क्योंकि दुश्मन ऊंचाई पर है, जैसे हमारी सैनिक उस तरफ बढ़ते हैं वहां ऊपर से हमला कर देते हैं। हमने कहा ना, आपको मालवा की भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं है। आक्रमण से बचते हुए ऊपर पहाड़ में चढ़कर दुश्मन का खात्मा करना कोई खेल नहीं है छोटी रानी साहब। ऐसी कोशिश करना जानबूझकर अपने सैनिकों को मौत के मुंह में धकेलना, ऐसा हम नहीं कर सकते। इसीलिए दुश्मन को रोके रखना ही हमारा बरसों से लक्ष्य रहा है। इसीलिए इन्हें अभी अपने गांव वापस नहीं भेजा जा सकता। हम इनकी तकलीफ को समझते हैं, लेकिन किसी की जान से बढ़कर कुछ नहीं छोटी रानी साहिब। छोटी रानी साहब, धनाजी सरदार सही कह रहे हैं। इस वक्त हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। तो गो जी, अब अगले मुद्दे पे बात की जाए। इन्हें वापस भेजा जाए। जाइए आप लोग, जाइए। रुकिए। धनाजी काका, पौधे को उसकी जमीन से उखाड़कर एक अनजान जमीन में लगाया जाए तो उसे फलने फूलने में समस्या हो सकती है, मुरझा भी सकता है। अपना गांव, अपनी मिट्टी, अपने घर से हर इंसान की आशाएं, उसके सपने जुड़े होते हैं, और प्रजा की जान के साथ साथ उनकी भावनाओं की रक्षा करना ये भी हमारा कर्तव्य है ना? लेकिन छोटी रानी, जहाँ इतने दिन सहा है
कुछ दिन और तकलीफ सह लीजिए। 1 सप्ताह के अंदर आपको आपका गांव और आपका घर वापस मिल जाएगा। ये मेरा वादा है आपसे। आपकी बहुत मेहरबानी रानी साहब। हमें समझाने चलिए कि सुरक्षा कैसे दी जाए। प्रशासन की जिम्मेदारी संभालते हुए आज पहले ही दिन जो किया है तुमने अहिल्या, मल्हार राव के दिए हुए 10 दिन आज ही खत्म हो जाएंगे। अक्का साहब ने यूं अचानक हम सबको क्यों बुलाया? वैसे तो वो हर को बाई सा है। अब अक्का साहब के पास जा रही है ना? जानती हैं हमें क्यों बुलाया है? चार दिन बाद श्रावण शुरू हो रहा है और दूसरे ही दिन मंगलवार है। ये तो अच्छी बात है। तो मंगला गौर तभी कर लेते हैं। मंगलवार के दूसरे प्रहर शुरू होते ही पूजा का मुहूर्त रख लेते हैं। ठीक है? जी रानी साहब। अहिल्या की मंगला गौर रखनी है, इसलिए आप सबको बुलाया है। शादी के बाद अहिल्या की ये 7वीं मंगला गौर है और मेरा मन है कि ये दिन हम बहुत धूमधाम से मनाएं। अब हमें आज्ञा दीजिए रानी साहब। जी। अहिल्या को पता है इस बारे में? वो दरबार संभाल रही है। राज्य और प्रजा की खुशी के लिए अहिल्या इतनी मेहनत कर रही है, तो क्या उसकी खुशी के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते? हम सब काम मिलजुल कर करेंगे। क्यों द्वारका बाई साहब? जी बिल्कुल। वैसे अक्का साहब, आपने सब कुछ तय तो कर ही लिया है, किस दिन करना है, क्या करना है, तो फिर पंडित जी के सामने हम सबको बुलाने की क्या जरूरत थी? किसी दासी के हाथों संदेशा भिजवा देती, हम सब हाजिर हो जाते। द्वारका बाई साहब, मंगला गौर की पूजा पति पत्नी के पावन रिश्ते में सुख शांति और समृद्धि के सभी द्वार खोल देती है, एक अटूट संबंध की नींव मजबूत करती है। आप शायद भूल रही है, जरा याद कीजिए, सीताबाई के मंगला गौर की सारी तैयारियां मैंने ही की थी, इसलिए अहिल्या की सास होने के नाते आपको भी ये सब करना चाहिए। अहिल्या के मंगला गौर के लिए मैं भी नए दागिने और कपड़े खरीद सकती हूँ ना अक्का साहब? हाँ बाना बाई साहेब, जरूर। और वैसे भी ये त्योहार सभी सुहागनों के लिए होता है। दोपहर के बाद पैठनी, इरकली, पेढ़ी से जेवर सब कुछ आ जाएंगे। आपको जो चाहिए ले लीजिए। मंगला गौर की खरीदी के लिए हम सब मुख्य कक्ष में जमा होंगे, ठीक है? अच्छा, अक्का साहब, मैं गोदाम जा रही हूँ, अनाज का हिसाब देखाऊं। ठीक है। रखना। तुमसे कुछ कहना था। मैं नहीं जानती कि द्वारका बाई साहब कोई काम करना चाहती है या नहीं,
इसलिए उन पर ज्यादा काम की जिम्मेदारी नहीं सौंप रही। और बानाबाई साहब का भरोसा तो वैसे भी नहीं कर सकते। क्या समझेंगी, क्या करेंगी, कोई भी नहीं जान सकता। हाँ, हरकुबाई साहब के साथ मिलकर मैं उस दिन खाने की व्यवस्था कर लूंगी। लेकिन मंगला गौर के और भी तो काम हैं, जैसे सुहागनों को निमंत्रण देना, बाड़ी की सजावट। इसलिए ये काम मैं तुम पर सौंप रही हूँ। क्योंकि ये काम जितनी खूबी से तुम कर सकती हो, कोई और नहीं कर सकता। मेहमानों के साथ लगाव से बात करना, सजावट में रुचि होना, बहुत तारीफ होती है तुम्हारे इन गुणों की। अच्छा, अब ये बात तुम्हें कहने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंतजाम बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए, बिल्कुल भव्य। आखिर अहिल्या मालवा की भावी रानी है, उसके मंगला गौर में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। और फिर भी कोई जरूरत पड़े तो हरकुबाई साहब की मदद ले लेना, ठीक है? तारीफ करके काम दे दिया, लेकिन ये भी कह दिया कि मदद चाहिए तो हरकू रानी साहब से कह देना। मतलब मेरी अपनी कोई हैसियत ही नहीं। मेरी मंगला गौर तो किसी को याद ही नहीं होगी, और अहिल्या के लिए इतना सब। एक औरत जिसे न तो राज्य के इलाकों के बारे में पता है, नहीं सेना के कामकाज के तरीकों के बारे में जानकारी, वो इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकती है? 7 दिनों के भीतर उन लोगों को गांव वापस भेजना चाहती है। कैसे वादा कर लिया अहिल्या ने, कैसे? अगर आप सबको भी अहिल्या का ये कदम गलत लगता है तो आपको भी विरोध करना होगा। अब तक की जिंदगी में एक भी जंग देखी नहीं है उसने, और इतना बड़ा फैसला सुना दिया। गांव वापस जाने के बाद अगर वो सब दुश्मन के हाथों मारे गए तो उनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा, बताइए? सही कहा आपने। छोटी रानी साहिबा जोश और जल्दबाजी में काम कर रही हैं, जो बिल्कुल गलत है। आज तो अहिल्या का पहला दिन है। सोचिए, अगर वो इसी तरह राजपाट संभालती रही तो 10 दिनों में मालवा पूरी तरह से संकट में घिर जाएगा। आप लोग सब यहाँ? हम सब यही बातें कर रहे थे कि छोटी रानी साहिबा ने जो निर्णय लिया है वो किसी भी तरह से उचित नहीं है, और हम सब लोग उनसे मिलकर ये निवेदन करना चाहते हैं कि गांव वालों को वापस उनके गांव भेजने का जो इरादा है उसे वो बदल दें। धन्ना साहब ने जो दरबार में कहा था, सही कहा था। उनसे ज्यादा जानकारी भला किसे हो सकती है? सुरक्षा से संबंधित फैसले लेने से पहले उन्हें इनसे सलाह मशवरा करना चाहिए। वैसे छोटी रानी साहब की बात सुन के मुझे भी थोड़ी चिंता तो हुई थी, लेकिन दरबार में उनका विरोध करके मैं उनका निरादर नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुप रहा। लेकिन हम चुप नहीं रह सकते गंगोबा तात्या। ये प्रजा और हमारे सैनिकों की सुरक्षा का मामला है। हमें छोटी रानी साहिबा से बात करनी ही होगी। आइए, वो यहाँ है। छोटी रानी साहब, ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जी? उन गांव वालों को आश्वासन देने का क्या मतलब छोटी रानी साहब, जो कभी पूरा नहीं हो सकता? आप जानती हैं ना, ये सिर्फ आप ही की नहीं, मलार सरकार और मालवा की गद्दी की गरिमा पर भी दाग लग जाएगा। आप उन गांवों में कभी गई नहीं, तो आपको क्या पता वहां की परिस्थितियों के बारे में। कम से कम एक बार हमसे बात कर लेती कि क्या ये संभव है या नहीं। छोटी रानी साहब, मैं भी उसी मत का हूँ। फैसला लेने से पहले आपको एक बार उस इलाके की जानकारी ले लेनी चाहिए थी।
आप सब जरा यहाँ आएंगे? ये इलाका मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन गुरुजी ने मालवा के भौगोलिक स्थिति के बारे में मुझे काफी विस्तार में पढ़ाया था। उसके अलावा बाकी सारे गांवों से आने वाले महसूल का भी हिसाब किताब मैं देखती हूँ, इसलिए वहां की समस्याओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे। ये मालवा का उत्तरी इलाका है ना? और हम इस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। नीचे नदी है जिसके किनारों पर कुछ 22 छोटे गांव बसे हैं। आबादी होगी लगभग 27,658। और जिन 4 गांवों को सुरक्षा की दृष्टि से खाली करवाया गया था वो यहाँ है, नदी के उत्तरी छोर पर, पहाड़ के तलहटी में। सही कह रही हूँ ना मैं? इन पहाड़ों के ऊपर जंगल के बीच में आदिवासी बस्ती है, लेकिन मुझे नहीं लगता दुश्मन इस आदिवासी बस्ती को लेकर चिंतित होगा, क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से यहाँ पर कभी हमला नहीं हुआ। और पहाड़ के उस पार जंगल है और वहां से 30 कोस दूर ये 4 गांव। और जैसा कि आपने बताया धनाजी काका, इन्हीं 4 गांवों पे अक्सर हमला होता है ना? मतलब निजाम के सैनिक इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं जो पहाड़ से नीचे आता है, जंगल का रास्ता इस्तेमाल नहीं करते। ठीक कह रही हूँ ना मैं? जी, जंगल में तेजी से आगे बढ़ना मुश्किल होता है सैनिकों के लिए, लेकिन ये बात भी सही है, आदिवासी बस्तियों पर कभी उन लोगों ने हमला नहीं किया। छोटी रानी साहब, आप कहना क्या चाहती हैं? छोटी रानी साहब, For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.